नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम बीए पार्ट 3 पेपर फर्स्ट यूनिट 2 के अंतर्गत मुगल राजपूत सहयोग के क्रम में सवाई जयसिंह इसका अध्ययन करेंगे, जिनका समय 1700 से 1743 ईस्वी रहा था। जयसिंह के बारे में, सवाई जयसिंह के बारे में हम इनका जीवन परिचय और जयसिंह के जीवन परिचय के बारे में, इनका राज्याभिषेक और इनके प्रारंभिक सुधार, औरंगजेब और सवाई जयसिंह के संबंध कैसे थे, उत्तराधिकार युद्ध में जयसिंह की भूमिका क्या थी, जयसिंह और आमेर के क्या संबंध थे, इनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जयसिंह, जिनका जन्म 3 सितंबर 1688 ईस्वी को हुआ था, इनके पिता का नाम विशन सिंह था और ऐसा कहा जाता है कि शुरू में इनका नाम विजय सिंह था और इनके छोटे भाई का नाम जय सिंह था, लेकिन औरंगजेब ने इनकी योग्यता से प्रभावित होकर इनका नाम जयसिंह कर दिया था और इनके छोटे भाई का नाम विजय सिंह कर दिया था। और वो मिर्ज़ा राजा जयसिंह से भी इनको सवाया मानते थे और कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिसकी वजह से इन्होंने इनका नाम या इनको सवाई की, औरंगजेब ने इनको सवाई की उपाधि प्रदान की थी। तो ये जयसिंह द्वितीय या सवाई जयसिंह इस नाम से जाने जाते हैं। और इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो इनके पिता की मृत्यु के बाद और 1700 ईस्वी में हुआ था। उस समय ये 12 वर्ष के थे और ये उस 12 वर्ष की आयु में आमेर के स्वामी बने थे। औरंगजेब ने जब सवाई जयसिंह के लिए टीका भिजवाया था आमेर में, तो केवल 2000 जात और सवार का ही मनसब इनको दिया था और धीरे धीरे ये अंततः 7000 के मनसब तक अपने जीवन काल में पहुंच गए थे। तो ये इनका जीवन परिचय रहा है। इनका राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद में इनको सैन्य अभियानों के लिए भेजा जाना की सोचा जा रहा था, लेकिन जयसिंह ने जैसी ही सत्ता संभाली तो आमेर की आंतरिक स्थिति संतोषजनक नहीं थी। इसलिए औरंगजेब के बार बार बुलाने पर भी उन्होंने लगभग 1.5 वर्ष तक आमेर नहीं छोड़ा और राज्य की आंतरिक व्यवस्था को वो सुधारने में लगे रहे। राज्य की स्थिति बिगड़ने का मुख्य कारण जो वहाँ के सामंत थे वो धीरे धीरे यहाँ के राजा लोग बाहर रहने की वजह से वो शक्तिशाली हो रहे थे। खासतौर से जो नरू का सामंत थे, उनकी गतिविधियों से राज्य में अशांति फैल रही थी। इसीलिए फिर इन्होंने ये सोचा कि इस आंतरिक समस्या का दमन किया जाए और शांति व्यवस्था कायम की जाए। और जयसिंह ने कई सारे सैन्य अभियान और सैन्य व्यवस्था में सुधार किए और इस तरह से अपने प्रारंभिक सुधार करने के बाद और औरंगजेब के बार बार बुलाने पर 1701 ईस्वी में ये औरंगजेब की सहायता के लिए, सैन्य सहायता के लिए बुरहानपुर पहुँचे थे। औरंगजेब जब दक्षिण में मराठों के विरुद्ध युद्ध में व्यस्त थे तो उन्होंने अपने राज्य के सभी साधन दक्षिण के अभियानों में लगा दिए थे। दक्षिण पहुंचने पर सबसे पहले जयसिंह को उन्होंने पन्नीहाल दुर्ग की सुरक्षा का भार सौंपा और यहीं से जयसिंह के सैनिक जीवन का प्रारंभ हुआ था। इस समय जयसिंह ने उस दुर्ग पर अधिकार वापस से किया और अंत में सवाई जयसिंह ने कछवावा सैनिकों की मदद से उस मोर्चे को तोड़ दिया और इस काम में उसके अनेक सैनिक
की यद्यपि मृत्यु हो गई थी, लेकिन अंततः औरंगजेब को उन्होंने सफलता दिलाई और औरंगजेब उसकी इस उपलब्धि से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने जयसिंह के मनसब को बढ़ा दिया था और उनके अन्य खर्चों और वेतन को भी बढ़ा दिया था। इसके बाद औरंगजेब के काल में ही जयसिंह को मालवा की सूबेदारी दी गई थी, जो कि मालवा की प्रथम सूबेदारी कह सकते हैं। तो इस अभियान की सफलता के बाद जयसिंह को मालवा का नायब सूबेदार नियुक्त किया गया और फिर वहाँ से जयसिंह ने नायब के पद पर काम करते हुए मालवा का सभी काम बड़ी कुशलता से संभाला। उसने अपनी प्रशासनिक और सैनिक योग्यता का पूर्णतः परिचय दिया और औरंगजेब के काल में जयसिंह का दक्षिण में रहना स्वयं उसके लिए भी हितकारी साबित हुआ था और उसे भी ये अवसर मिला था कि वह अपनी प्रतिभा का परिचय दे, जिससे मुगल व्यवस्था में उसका विशेष स्थान बन गया था। इसी समय उसे मराठों से संघर्ष करने, उन्हें परास्त करने का भी अवसर मिला। मराठों से भी उसका संपर्क स्थापित हुआ और कई अवसरों पर उसने मुगल मराठा संबंधी समस्याओं में मध्यस्थता भी की थी। इन सभी कारणों से जयसिंह का पद और उसका सम्मान भी बढ़ा था। तो जयसिंह के लिए दक्षिण में रहना उसके लिए लाभप्रद रहा और बाद में ये अवसर उसकी भावी उन्नति में भी पथ प्रदर्शक बना। औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी तो उसके पुत्रों में गृह युद्ध की स्थिति हो गई थी। उस उत्तराधिकारी युद्ध में जयसिंह की भूमिका क्या रही थी? तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई और उसके पुत्रों में गृह युद्ध आरंभ हो गया था। औरंगजेब का सबसे छोटा पुत्र वो दक्षिण में ही रुका रहा, कामबख्श, और वह अपने लिए दक्षिण में ही स्वतंत्र राज्य बनाना चाहता था। अतः उत्तराधिकार का संघर्ष औरंगजेब के ज्येष्ठ पुत्र मुअज्जम और छोटे पुत्र आजम के मध्य हुआ था। आजम भी उस समय दक्षिण में था और जयसिंह भी आजम के अधीन था, इसलिए जयसिंह को बाध्य होकर आजम के पक्ष में युद्ध करना पड़ा और ये उसके लिए भविष्य में एक बहुत बड़ी समस्या बन गया था, क्योंकि आजम का पक्ष छोटा भाई विजय सिंह ले रहा था और वो चूँकि बहुत महत्वाकांक्षी था, आमेर की सत्ता पर भी कब्जा करना चाहता था और इस कारण उसने मुअज्जम का साथ दिया और जो सवाई जयसिंह था वो आजम का साथ दे रहा था। तो दोनों पक्षों में जो युद्ध हुआ और अंततः आजम की पराजय हुई और मुअज्जम इस युद्ध में विजयी हुआ। तो ये सब देखकर जयसिंह तुरंत उसके पक्ष में चला गया, किंतु फिर भी मुअज्जम जयसिंह से नाराज हो गया और बाद में मुअज्जम बहादुर शाह की उपाधि धारण करके मुगल सिंहासन पर बैठा था। बहादुर शाह जो मुअज्जम थे वो इस नाम से बैठा गद्दी पर। जयसिंह से वो खुश नहीं था और क्योंकि उसने आजम का साथ दिया था और इसीलिए उसने आमेर पहुंचकर विजय सिंह को, उसके छोटे भाई को, आमेर का शासक घोषित कर दिया और इस सत्ता परिवर्तन से जयसिंह की जो स्थिति थी वो एक मुगल मनसबदार की ही रह गई थी। इसके बाद बहादुर शाह ने कामबख्श से संघर्ष करने के लिए दक्षिण की तरफ प्रस्थान किया। आमेर का राज्य पुनः प्राप्त करने के उद्देश्य से विजय सिंह भी उसके साथ गया और मार्ग में अन्य शासकों ने, जोधपुर के अजीत सिंह ने भी उसका साथ दिया, लेकिन सम्राट ने विजय सिंह के नाम आमेर का फरमान दे दिया था, अतः उसने कोई बात नहीं सुनी और इस तरह से जयसिंह का आमेर से वो शासन का अधिकार छीन लिया गया था। लेकिन बाद में लगभग कुछ समय बाद में राजपूतों की संयुक्त सेनाओं ने जब मारवाड़, मेवाड़ और आमेर, इनकी संयुक्त सेनाओं ने
जब आमेर की तरफ प्रस्थान किया और विजय सिंह और मुग़ल फौजदार को पराजित करके आमेर से बाहर निकाल दिया और इस तरह से आमेर की गद्दी पुनः उनको जय सिंह को मिल गई थी। और आमेर राज्य में जो उपद्रव फैले हुए थे जय सिंह ने वो सभी उनको भगाकर शांति व्यवस्था कायम कर ली थी। तो मेवाड़, मारवाड़ और आमेर शासकों ने अपने संयुक्त प्रयासों से शांति व्यवस्था भी बनाई और मुगलों से टक्कर लेकर अपने अपने राज्य हासिल किए और साथ ही आपसी संबंधों को भी मैत्रीपूर्ण बनाने का प्रयास किया और इनमें काफ़ी समय तक एकता भी बनी रही थी। जब बहादुर शाह ने अंततः बहादुर शाह ने जय सिंह को आमेर का शासक स्वीकार कर लिया और उसे शाही खिलत प्रदान करके सम्मानित किया, लेकिन जय सिंह उससे इस बात से संतुष्ट नहीं था क्योंकि वो चाहता था कि मालवा की सूबेदारी उसे प्रदान की जाए। बहादुर शाह उसे काबुल की सूबेदारी देना चाहता था, लेकिन काबुल की सूबेदारी से जय सिंह संतुष्ट नहीं था। तो बहादुर शाह ने अंततः उसे फिर उसकी मालवा की सूबेदारी देने का सोचा, लेकिन उससे पहले उसे प्रसन्न रखने के लिए चित्रकूट का सूबेदार नियुक्त किया। जय सिंह इस पद को भी अपने लिए सम्माननीय नहीं मानता था, इसलिए कुछ समय पश्चात वो आमेर लौट आया और इसी समय 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु के बाद जहांदार शाह तथा बाद में फर्रुखशियर, इन्होंने जय सिंह को प्रसन्न रखने की नीति अपनाई और फर्रुखशियर ने जब सत्ता संभाली तो उसने मालवा जो विद्रोह का केंद्र होता जा रहा था, इसलिए उसने 1713 ईस्वी में जय सिंह के मनसब को 7000 कर दिया और मालवा की सूबेदारी भी उसे सौंप दी थी। तो जय सिंह एक ऐसा सवाई जय सिंह ऐसा मुग़ल सेवा में ऐसा राजपूत शासक था जिसने लगभग कई सारे 7 मुग़ल बादशाहों या उनके साथ इसको काम करने का अवसर मिला था। इसके अलावा जय सिंह का मालवा की प्रथम सूबेदारी उनके नेतृत्व में सफल रही और उसने फिर अफगानों और मराठों को कुचलने में भी अपनी सफलता अर्जित की थी। जय सिंह द्वारा जाटों का भी दमन किया गया था और जब वो दिल्ली की राजनीतिक स्थिति अपनी करवट बदल रही थी, सैयद बंधुओं की शक्ति तेजी से बढ़ रही थी, साथ ही फर्रुखशियर और सैयद बंधुओं के मध्य आपसी वैमनस्य शुरू हो चुका था। तो उस समय जाटों के उपद्रव दिल्ली और आगरा के बीच बढ़ने लगे। मुग़ल सम्राट के लिए ये बड़े परेशानी का सबब बन रहे थे। तो इस नाजुक स्थिति में फर्रुखशियर ने योग्य जय सिंह को मालवा से वापस बुलाया और जाटों के दमन का दायित्व सौंपा। इस कार्य के लिए जय सिंह को अत्यंत प्रसन्नता हुई क्योंकि आमेर राज्य को सुरक्षित रखने के लिए जाटों का दमन अत्यंत आवश्यक था और आमेर राज्य के कुछ क्षेत्रों को जाटों के आतंक का भी भय था। तो जय सिंह ने मालवा का नायब सूबेदार अपने अन्य व्यक्ति को सौंपा और परंतु जय सिंह यह भी नहीं चाहता था कि वो निरर्थक सम्राट और सैयद बंधुओं के षड्यंत्रों का भागीदार बने। इसी कारण उसने दिल्ली में रहना पसंद नहीं किया। जय सिंह के इस अभिप्राय को सम्राट समझ गए, अतः उसे जाटों के दमन के लिए जय सिंह योग्य व्यक्ति लगा। तो जय सिंह के लिए कहा जाता है कि जय सिंह ने वो जो जाटों का दमन था, उनका जो विद्रोह था, उसको भी आसानी से उनका दमन किया और मुग़लों को भी सशक्त बनाया। उसके बाद जो अगला हम देखते हैं जय सिंह की
मालवा की सूबेदारी के बाद में जयसिंह को मालवा की द्वितीय सूबेदारी भी दी गई थी। जाटों के दमन में जब जयसिंह व्यस्त था तो मालवा की स्थिति फिर से बिगड़ने लगी थी और मालवा की सूबेदारी के जो प्रथम काल रहे थे 12 वर्ष तक वो मालवा अपनी सूबेदारी के बाद वो लगभग 12 वर्ष तक मालवा से बाहर रहा। तो इस अवधि में मराठों का आतंक वहाँ बढ़ गया था। तो 1723 ईस्वी में पेशवा बाजीराव स्वयं मालवा आ गया और उसने निजामुल मुल्क से भेंट की। ये सारी स्थितियाँ उसमें अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए मराठों से मालवा और गुजरात में छूट देने का निश्चय किया। तो मराठों ने 1728 ईस्वी में निजाम को चारों ओर से घेर कर संधि करने के लिए बाध्य किया। इधर मालवा में सूबेदार गिरधर बहादुर और उसके भाई दया बहादुर ने मराठों के साथ प्राणघातक संघर्ष किए। 1728 ईस्वी में अमझेरा नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई। इस विजय ने मराठों के लिए मालवा में लूट मार का मार्ग खोल दिया था। तो ऐसी विषम स्थिति में जयसिंह को 1729 ईस्वी में सम्राट मोहम्मद शाह ने मालवा की द्वितीय सूबेदारी प्रदान की और वो जानता था कि जयसिंह मालवा की राजनीतिक परिस्थितियों से परिचित है और इसीलिए उसने इन परिस्थितियों को कूटनीति द्वारा हल करने का निश्चय किया और मराठों के विरुद्ध सेना का उपयोग कर शाही सेना की शक्ति को वो क्षीण नहीं करना चाहता था। अतः उसने मराठों और मुगलों के मध्य एक ऐसे समझौते का प्रयास किया जो मराठों की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के साथ साथ मुगल सम्राट के अधिकार को भी हानि नहीं पहुंचाए। तो मुगलों की प्रतिष्ठा को आज भी नहीं आने देना चाहता था और इस सम्मान को बनाए रखने का एकमात्र उपाय राजा शाहू से मैत्री संबंध बनाए जाएं और यहाँ पर जयसिंह की बहुत बड़ी भूमिका रही थी और ऐसा कहा जाता है कि जयसिंह के सुझाव को बाद में अस्वीकार कर दिया गया था। तो 7 महीनों की सूबेदारी के बाद जयसिंह को 1730 में मालवा से वापस आमेर वो आ गया था और उसके स्थान पर मोहम्मद शाह बंगश को मालवा का सूबेदार बनाया गया था। मालवा के नए सूबेदार मोहम्मद बंगश को मराठों के हाथों जब पराजय सहनी पड़ी तो 1729 ईस्वी में बुंदेलखंड में मराठों के हाथों पुनः उसको पराजय देखनी पड़ी। तो उसी प्रकार मालवा में मराठों ने भी उसे बुरी तरह से पराजित किया। अतः इस नए सूबेदार के ऊपर मराठों को हावी देखकर 1732 ईस्वी में उसको बुला लिया गया और सवाई जयसिंह को तीसरी बार मालवा का सूबेदार बनाया गया। तो जयसिंह ने मालवा में मराठों को टक्कर देने के लिए मेवाड़ राज्य से सैनिक सहयोग प्राप्त करने का निश्चय किया और इस संबंध में दोनों के मध्य एक समझौता भी हुआ, लेकिन वो समझौता कार्यान्वित नहीं हो सका क्योंकि वो समझौता हुडा के नाम से भी जाना जाता है और उस समझौते में ऐसा कहा जाता है कि ये समझौता यूँ तो बड़ा ऐतिहासिक था लेकिन राजनीतिक स्वार्थों की वजह से वो समझौता क्रियान्वित नहीं हो सका था। इतिहास में ये हुडा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है और मराठों ने आमेर के सवाई जयसिंह पर 1733 ईस्वी में आक्रमण कर सवाई जयसिंह को पराजित कर दिया था। तो सवाई जयसिंह आमेर से मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के पास पहुंचकर मराठों के विरुद्ध मुकाबला करने के लिए राजपूतों को इकट्ठा करने की योजना बनाने हेतु उन्होंने एक सम्मेलन बुलाने की योजना बनाई और ये सम्मेलन हुडा में तय किया गया था जो पहले मेवाड़ रियासत में था और सम्मेलन का दिन इन्होंने 17 जुलाई 1734 ईस्वी रखा था और अध्यक्षता संग्राम सिंह को उसकी अध्यक्षता के लिए बुलाया था। लेकिन
1734 ईस्वी में संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई थी। तो फिर उसके बाद हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय ने की। और इस सम्मेलन में जयपुर के सवाई जय सिंह, बीकानेर के जोरावर सिंह, मेवाड़ की महाराणा जगत सिंह सेकंड और किशनगढ़ के राज सिंह, बूंदी के दलेल सिंह, करौली के गोपाल सिंह, कोटा के दुर्जन साल, ये कई सारे शासक सम्मिलित हुए। लेकिन राजपूतों की आपसी मनमुटाव व लालच के कारण ये सम्मेलन असफल रहा था। इसके बाद जयसिंह और बूंदी के संबंध की भी हम यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे। सवाई जय सिंह ने यह अनुभव किया था कि राजपूत शासकों की संयुक्त शक्ति का प्रयोग उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो उसने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। और मुगल सत्ता के पतन से वो भी पूरी तरह से परिचित था, अतः उसने दक्षिण पूर्वी राजस्थान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया, जिससे उसकी राज्य की सीमा पर स्थित बूंदी राज्य का शासक बुद्ध सिंह, जो कि जयसिंह का बहनोई था, इसके अतिरिक्त बुद्ध सिंह जयसिंह के साथ कई अभियानों में सहयोगी रह चुका था, अतः बुद्ध सिंह के ऊपर जयसिंह का पर्याप्त प्रभाव था। तो बुद्ध सिंह के कोई पुत्र भी नहीं था, तो उसने जयसिंह की सहमति से दलेल सिंह को, जो कि करवार के जागीरदार सालिम सिंह का पुत्र था, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था और बादशाह मोहम्मद शाह से भी इसकी स्वीकृति ले ली गई थी। तो 1729 ईस्वी में जब जयसिंह आमेर से मालवा का सूबेदार बनकर चला, तो बुद्ध सिंह ने अपना पैतृक राज्य प्राप्त करने के लिए 15,000 सैनिकों के साथ बूंदी पर धावा बोल दिया था। बूंदी की रक्षा के लिए जयपुर से सेना आ गई थी। दोनों के मध्य युद्ध हुआ, बुद्ध सिंह परास्त हुआ और इस समय जयसिंह मालवा से बूंदी के लिए रवाना हुआ। और 1730 ईस्वी को सवाई जयसिंह ने दलेल सिंह को पुनः बूंदी की गद्दी पर बैठाकर विधिवत उसका राज्यारोहण करवाया। इसी तरह से यदि हम देखें जयसिंह और मराठा सहयोग, तो सवाई जयसिंह के प्रभाव को मुगल दरबार में बढ़ने में हमेशा रोक लगाई जाती थी। जयसिंह के सुझावों को मुगल दरबारी हमेशा विरोध करते थे, अतः इस स्थिति में जयसिंह ने सोचा कि बाजीराव जैसे राजनीतिज्ञ से मित्रता करना उसके राज्य के हित में सहायक होगा। अतः उसने पेशवा बाजीराव को मिलने के लिए निमंत्रण दिया और 1735 ईस्वी में बाजीराव सेना सहित पूना से रवाना हुआ और जनवरी 1736 को उदयपुर पहुंचा। महाराणा ने पेशवा को 1.5 लाख रुपए वार्षिक चौथ देने का वचन दिया और यहाँ से पेशवा जयसिंह के पास पहुंचा। और 1736 फरवरी 1736 ईस्वी को बाजीराव और जयसिंह की भेंट हुई। दोनों के मध्य बातचीत हुई। जयसिंह ने बादशाह को पेशवा की मांगों के संबंध में सूचना भिजवाई। बादशाह ने इस संबंध में संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, तो जयसिंह ने पेशवा तथा बादशाह के मध्य समझौता कराने का पूर्ण प्रयास किया, लेकिन पेशवा की लगातार बढ़ती हुई मांगों के कारण बादशाह कोई निर्णय नहीं लेना चाह रहे थे और इसका कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। तो पेशवा बाजीराव ने एक शक्तिशाली सेना के साथ पूना से उत्तर भारत की ओर प्रस्थान किया और दिल्ली तक पहुंच गया। निकटवर्ती क्षेत्रों में लूटपाट की और 1738 ईस्वी में पेशवा ने भोपाल के पास निजामुल को घेर कर संधि के लिए बाध्य किया। 1739 ईस्वी में नादिर शाह के भारत पर आक्रमण और लगभग 2 महीने तक दिल्ली में लूटमार की घटनाएं हुई। इस समय जयसिंह और मराठों ने मुगलों की कोई मदद नहीं की और 1740 ईस्वी में पेशवा बाजीराव की मृत्यु हो गई। उसके उत्तराधिकारी पेशवा बालाजी बाजीराव ने जयसिंह की मध्यस्थता से ही मुगल सम्राट से संधि करने का निर्णय लिया और इस तरह से 1741 ईस्वी में धौलपुर में सवाई जयसिंह से भेंट की और दोनों के मध्य समझौता हुआ, जो कि
धौलपुर समझौते के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार सवाई जयसिंह की सलाह पर बादशाह ने धौलपुर समझौते को सहमति प्रदान की और सवाई जयसिंह ने अपनी कूटनीति से मराठों को संतुष्ट भी किया और मुगलों की प्रतिष्ठा को भी कायम रखा। तो ये समझौता मराठों की लूट खसोट के कारण बाद में शीघ्र ही भंग हो गया और वास्तव में जयसिंह राजपूताने का प्रथम शासक था जिसने मराठों के आतंक को सही समय पर पहचाना और उसके दुष्परिणामों का भी उसने अनुमान लगा लिया था। जयसिंह का जो अगला हम देखेंगे, जयसिंह और जोधपुर के साथ इनके संबंध। तो जयसिंह का प्रभाव बीकानेर, नागौर और जोधपुर पर बढ़ता स्थापित हो गया था। मेवाड़ के साथ जयसिंह के संबंध पहले से ही मित्रतापूर्ण थे। बूंदी का शासक भी उसका दामाद था और कोटा पर भी उसका दबदबा कायम था। जाट नेता बदन सिंह जयसिंह का समर्थक था। इस प्रकार सवाई जयसिंह के काल में कच्छावा राज परिवार का प्रभाव राजपूताना के अधिकांश राज्यों पर हो गया था। सवाई जयसिंह राजस्थान का सबसे शक्तिशाली राजा भी हो गया था। और उसके बाद हम जयसिंह का राज्य विस्तार देखते हैं। तो जयसिंह को जो प्रारंभ में मुगलों के विरोध का सामना करना पड़ा, मुगल सम्राट बहादुर शाह ने उसका राज्य भी छीन लिया था और उसके छोटे भाई को दे दिया था, किंतु अपनी कूटनीति और अपने शौर्य से, अपनी दूरदर्शिता से न केवल उसने अपने भाई से अपना राज्य लिया बल्कि मुगल दरबार में अपना प्रभुत्व भी स्थापित कर लिया था। उसने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से आमेर राज्य की सीमाओं का इतना विस्तार कर दिया था जो पहले कोई भी कच्छावा शासक नहीं कर पाया था। 1714 ईस्वी में भानगढ़, 1716-17 में मलरैना और अमरसर, उसके बाद झाले, उनियारा, बरवड़, नारायणा, उस सबको उसने अपने राज्य में आमेर रियासत में सम्मिलित कर लिया था। उसने कायम खानियों की शेखावटी के 51 परगने और 25 लाख हजारे में लेकर अपने राज्य में मिला लिया था। इससे यहाँ के शेखावत सरदारों को मुगल सेवा में मनसब प्राप्त हुए और ये जो उसका राज्य था वो भी सशक्त हुआ। 1729 ईस्वी में उदयपुर से रामपुरा का परगना माधो सिंह के नाम से मिल गया और इस प्रकार सवाई जयसिंह के काल में आमेर राज्य की सीमाएं अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई थी। इतने विशाल राज्य का प्रबंध भी काफ़ी संतोषजनक था और उसकी सेना में लगभग 30,000 सैनिक थे और उसके सैनिकों के पास भी प्रचुर मात्रा में सैन्य सामग्री थी। जयसिंह का जो हम इसकी 1 सितंबर 1743 ईस्वी में रक्त विकार की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जयसिंह के हम व्यक्तित्व और योगदान की आगे चर्चा करेंगे। सवाई जयसिंह, जैसा कि इतिहासकारों का कहना है कि वो बहुमुखी प्रतिभा का शासक था। वह न केवल उच्च कोटि का विद्वान था बल्कि कलाकार भी था, समाज सुधारक भी था, धर्मनिष्ठ भी था। तो उसने समाज सुधार की दिशा में बहुमूल्य योगदान दिया और उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को हम इन बिंदुओं से देख सकते हैं। सवाई जयसिंह का विद्या प्रेम। जयसिंह वीर और राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ विद्वानों और विद्वानों का आश्रयदाता था। संस्कृत, फारसी इनका विद्वान होने के साथ साथ उसे गणित और ज्योतिष में भी महारत हासिल थी और उसने गणित और ज्योतिष विषयों से संबंधित ग्रंथों, साधनों को संग्रहित करवाने के निर्देश दिए थे और उसने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी और इसका निर्माण करवाया, जो कि उसका नाम तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के नाम पर जीज मोहम्मद शाही रखा। स्वयं उसने जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना भी की थी और उसने अपने आश्रम में रहे विद्वान जगन्नाथ से रेखा गणित का संस्कृत अनुवाद